नमस्कार, मैं प्रोफेसर एम शाउल हमीद, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़। पाठ्यक्रम अनुवाद अनुवाद और अनुवाद अध्ययन परिचय 3, सप्ताह 1, व्याख्यान 3 पर अनुवाद की प्रकृति। अनुवाद की प्रकृति पर हम बात करेंगे। अनुवाद की प्रकृति को समझने के लिए हमें समझना होगा कि अनुवाद कला है या विज्ञान है या शिल्प है या तीनों का मिश्रण है। इसको हमें समझना है। ये अनुवाद की प्रकृति के अंतर्गत आता है। अब अनुवाद कला है या अनुवाद विज्ञान है या अनुवाद शिल्प है या ये तीनों मिलकर इसका मिश्रण है, यही अनुवाद की प्रकृति है। इस प्रकृति को समझना है तो इसका एक विस्तार से व्याख्यान आगे हम देखेंगे और इस पर आगे चर्चा करेंगे। अनुवाद की प्रक्रिया और प्रविधि में प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, प्रक्रिया शब्द का अर्थ, प्रोसेस का अर्थ क्या है? ये जो प्रक्रिया है ये विशिष्ट क्रिया के संबंध में प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट क्रिया है यानी अनुवाद करने में प्रयोग होने वाला एक विशेष प्रकार की क्रिया जिससे अनुवाद का कार्य किया जाता है। तो एक प्रोसेस है, एक विशेष प्रकार का प्रोसेस है जो अनुवाद करने में एक क्रिया है, एक विशेष क्रिया है जो अनुवाद करने में और अनुवाद के कार्य में इसको किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो अनुवाद प्रक्रिया में अनुवाद की अपनी एक विधि अथवा प्रविधि होती है। तो ये प्रक्रिया कैसे है? जो विशेष प्रक्रिया है, क्रिया है, ये क्रिया भी एक प्रकार की एक विधि के तहत इसका प्रयोग होता है जिससे अनुवाद किया जा सके, एक विशेष प्रकार से किया जाता है, तभी जाके इसको एक व्यवस्थित रूप से किया जा सके। अनुवाद की इस प्रक्रिया में अनुवादक का संरचना माध्यम और अंतरण प्रविधि भी शामिल है। तो अनुवाद की इस प्रक्रिया को सर्वप्रथम विवेचन अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक यूजीन नायडा ने किया। यूजीन नायडा ने अनुवाद की प्रक्रिया के वैज्ञानिक तकनीक के रूप में 3 सोपान प्रस्तुत किए। नायडा ने इसके अनुवाद की प्रक्रिया के वैज्ञानिक तकनीकी के रूप में 3 सोपान प्रस्तुत किए। पहला, विश्लेषण, एनालिसिस, अंतरण, ट्रांसफरेंस। तीसरा, पुनर्गठन, रीस्ट्रक्चरिंग। इन 3 सोपानों के माध्यम से कुशल अनुवाद संभव है। अब अनुवाद करें तो हम इन 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से कर सकते हैं। पहला क्या है? विश्लेषण, अंतरण, पुनर्गठन। विश्लेषण, अंतरण, पुनर्गठन। अब विश्लेषण सोपान, इसको हम अब उसका विवरण देखें, उसको विस्तार से देखें। विश्लेषण सोपान के अंतर्गत अनुवादक प्रशासन, विज्ञान, जनसंचार, वाणिज्य आदि विषयों का संपूर्ण अर्थ ग्रहण कर सकता है। अब विश्लेषण सोपान में क्या हो सकता है? क्या विश्लेषण सोपान में मतलब एनालिसिस में जब उसका विश्लेषण करें तो हम जो है प्रशासनिक, वैज्ञानिक, जनसंचार, वाणिज्य आदि विषयों का संपूर्ण अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। विश्लेषण सोपान में अनुवादक मूल पाठ के विश्लेषण में
भाषा सिद्धांतों तथा विश्लेषण तकनीक का प्रयोग करके मूल सामग्री को पूर्ण रूप से समझता है। अब मूल सामग्री को समझना है, तो मूल सामग्री को समझने के लिए अनुवादक को क्या करना है? अनुवादक को पहले भाषा के सिद्धांत तथा उसका विश्लेषण तकनीक का प्रयोग करना। अनुवादक मूल पाठ का विश्लेषण ज्ञान या अज्ञात रूप से करता है, भाई वो उसको ज्ञात से या अज्ञात रूप से विश्लेषण कर लेता है, ताकि अनुवाद स्रोत भाषा के मूल पाठ का संपूर्ण अर्थ ग्रहण कर सके। अब अनुवादक स्रोत भाषा के मूल पाठ को संपूर्ण अर्थ, उस मूल पाठ का संपूर्ण अर्थ को ग्रहण करना है। अब उसमें उसका विश्लेषण करने में हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि पहले हम स्रोत भाषा के पाठ में प्रस्तुत क्या है, स्रोत भाषा के पाठ में प्रस्तुत क्या क्या है? ध्वनि है, संयोजन है, ध्वनि संयोजन, रूप प्रक्रिया, शब्द संस्कार, वाक्य विन्यास, प्रोक्ति संरचना। तो हम देखेंगे कि उसकी ध्वनि क्या है, उसका रूप क्या है, उसके शब्द क्या है, उसके वाक्य क्या है, उसकी प्रोक्ति क्या है आदि पर विशेष ध्यान देते हुए अर्थ को विषय वस्तु के अनुरूप ग्रहण करता है, ताकि वो मूल पाठ को संपूर्ण रूप से विश्लेषण कर सके। तो इन सब बातों पर ध्यान देता है ताकि विषय वस्तु के अनुरूप उसको ग्रहण करता है, ताकि वो मूल पाठ को संपूर्ण रूप से विश्लेषण कर सके। तो नायडा का मानना है कि भाषिक संरचना के दो स्तर होते हैं। एक भाषिक संरचना है, उसके दो स्तर होते हैं, अभ्यांतर और बाह्य। अभ्यांतर और बाह्य। अभ्यांतर में मूल पाठ पर स्थित संदेश या विचार या भाव स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के लिए समान रूप से होता है। अभ्यांतर में मूल पाठ पर स्थित संदेश या विचार या भाव स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के लिए समान रूप से होता है। तो जो संदेश है, जो विचार है या जो भाव है, वो स्रोत भाषा में और वही लक्ष्य भाषा में समान रूप से होना चाहिए। अभ्यांतर भाषा के स्तर पर संबंध सार्वभौमिक होता है, अर्थात अनुवाद करने की भाषा का स्तर का एक मानक रूप होता है। अब अभ्यांतर में जो है क्या होता है, भाषा के स्तर का संबंध सार्वभौमिक होता है। अनुवाद करने की भाषा का स्तर का एक मानक रूप होता है। भाषा का एक मानक होना जरूरी है, मानक रूप होना जरूरी है। मानक रूप के बिना जो है भाषा नहीं है। मानक, जब उसका मानक रूप होता है वो भाषा कहलाती है। तो भाषा में मानक स्तर होता है। बाह्य स्तर में किसी भाषा की संरचना का संबंध उस भाषा विशेष की विशिष्ट व्याकरण व्यवस्था से संबंध होता है, जो मानक होता है। बाह्य स्तर में क्या है कि भाषा की संरचना संबंध उस भाषा विशेष की विशिष्ट व्याकरणिक व्यवस्था से संबंधित है। तो अभ्यांतर में क्या है, संदेश, विचार या भाव। बाह्य में क्या है, बाह्य में व्याकरण व्यवस्था से संबंधित। ठीक है। अनुवाद करने के लिए प्रयुक्त दो भाषाएं स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में दो अलग अलग अभिव्यक्तियां और प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे उस भाषा में उपस्थित संदेश को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सके। यहाँ गहरे स्तर पर स्थित समान संदेश को अभिव्यक्त करने के लिए की पूरी कोशिश की जाती है।
अब ये दो भाषाएं, हम दो भाषाएं ले रहे हैं, तो दो भाषाएं को हम जब लेंगे तो दोनों भाषाओं की अलग अलग अभिव्यक्ति और प्रणालियां में प्रयोग होता है। उसमें दो अभिव्यक्तियां और प्रणालियां दोनों भाषा में अलग अलग होते हैं, तो उसमें उपस्थित संदेश को हम उस संदेश को अभिव्यक्त करने की पूरी कोशिश करते हैं और वो एक मानक रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो उसको गहरे रूप में अभिव्यक्त करने की कोशिश की जाती है, तो उसका संदेश पूर्ण रूप से मिल सके। उदाहरण के लिए अंग्रेजी वाक्य राम स्केर्स रावण, अनुवाद के लिए इस वाक्य की दो व्याकरणिक संरचनाएं संभव है। अब इसमें इस राम स्केर्स रावण के लिए अंग्रेजी में एक में राम कर्ता के रूप में कार्य करता है और दूसरे में वो कारण के रूप में प्रयुक्त होता है। एक में कर्ता है और दूसरे में कारण। हिंदी में इसके दो अर्थ एवं अनुवाद संभव है। अंतरण सोपान अनुवाद की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। अंतरण सोपान जो है वो अनुवाद की प्रक्रिया का एक दूसरा चरण है। इस चरण में, इस प्रक्रिया में एक भाषा से दूसरी भाषा में संदेश का आंतरिक करना का मतलब अभिव्यक्ति के धरातल पर उसका पुनर्विन्यास करना है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस पर एक भाषा से दूसरी भाषा में संदेश का अंतरित करने का मतलब अभिव्यक्ति के धरातल पर उसका पुनर्विन्यास करना, उसको पुनर्विन्यास करना है। इस प्रक्रिया में समतुल्यता का सिद्धांत और व्यतिरेकी विश्लेषण के आधार पर अनुवादक मूल पाठ का अर्थ ग्रहण करने के पश्चात लक्ष्य भाषा में उस ग्रहण किए गए अर्थ का अंतरण करता है। अब मूल पाठ में जो अर्थ है उस अर्थ को अनुवादक ग्रहण करता है और उसको लक्ष्य भाषा में उस ग्रहण किए गए अर्थ का अंतरण करता है। ये एक प्रक्रिया है। ठीक है। इस प्रक्रिया में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की भाषी और सामाजिक सांस्कृतिक अर्थ संरचना के अनुसार प्रकृति को ठीक से समझकर अर्थांतरण करना आवश्यक है। अब ये अर्थांतरण ऐसे नहीं हो जाता। अब इसमें किस चीज़ की प्रक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं? जैसे इसमें इस प्रक्रिया में जो है समतुल्यता का सिद्धांत और व्यतिरेकी विश्लेषण दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। समतुल्य सिद्धांत क्या है हम ये आगे देखेंगे, ये एक विस्तार रूप है इसका, और व्यतिरेकी विश्लेषण इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, इसका एक विस्तार रूप है जो इसको हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो इसके आधार पर हम अर्थ को ग्रहण करेंगे, समतुल्यता सिद्धांत के आधार पर और व्यतिरेकी विश्लेषण के आधार पर अर्थ को ग्रहण करेंगे और उसके पश्चात लक्ष्य भाषा में उस ग्रहण किए गए अर्थ का अंतरण करता है। तो यहाँ इसको हम करते समय क्या करेंगे? पहले हम सामाजिक सांस्कृतिक अर्थ संरचनाओं के अनुसार प्रकृति को ठीक से समझकर अर्थांतरण करना आवश्यक है। सामाजिक भी देखेंगे, सांस्कृतिक भी देखेंगे और संरचना के अनुसार प्रकृति को ठीक से समझकर अर्थांतरण करना आवश्यक है। यहाँ पे अनुवादक की द्विभाषिक क्षमता से मूल पाठ के अर्थ के अनुरूप लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति को ढूंढता है जो मूल पाठ के अर्थ में समान। अब यहाँ पे क्या होता है? अनुवादक द्विभाषी क्षमता में दो भाषी की क्षमता रखता है। कम से कम अनुवादक कम से कम दो भाषाओं के का ज्ञान रखता है। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान रहना चाहिए। अनुरूप मूल पाठ के अर्थ के अनुरूप मूल पाठ की भाषा के अनुरूप
लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति को ढूंढता है और जो मूल पाठ के अर्थ के समान हो, उसके समान हो। शोध भाषा के अर्थ को लक्ष्य भाषा में लाने में समतुल्य सिद्धांत के भाषापरक समतुल्यता, भावपरक समतुल्यता, शैली परक समतुल्यता और पाठपरक समतुल्यता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब समतुल्यता किस तरह के समतुल्य सिद्धांत में क्या है? भाषा परक समतुल्यता है, भाव परक समतुल्यता है, शैली परक समतुल्यता है, पाठ परक समतुल्यता है। इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा शोध भाषा के अर्थ को लक्ष्य भाषा में लाने में। हम भाषा, भाव, शैली, फिर पाठ, इन सब की समतुल्यता पर बात करेंगे। इसी प्रकार व्यतिरेकी विश्लेषण से दोनों भाषाओं की समानता और असमानता का रूपपरक और संदर्भपरक विश्लेषण होता है, जो प्रत्येक भाषा के मूल संदेश को अपने ढंग से भाषिक इकाई में बांधती है। व्यतिरेकी विश्लेषण के में दोनों भाषाओं की समानता और असमानता का रूपपरक और संदर्भपरक विश्लेषण होता है, जो प्रत्येक भाषा के मूल संदेश को अपने ढंग से भाषिक इकाई में बांधती है। अब व्यतिरेकी विश्लेषण में क्या होता है? व्यतिरेकी विश्लेषण में दोनों भाषाओं की समानता और समानता का रूपपरक और संदर्भपरक विश्लेषण होता है, जो भाषा की इकाई में बांधती है। नायडा के अनुसार अंतरण सोपान पुनर्विन्यास की यह प्रक्रिया ध्वनि या लिपि स्तर तक सीमित होती है। तो नायडा क्या कह रहे हैं कि ये जो अंतरण सोपान है, पुनर्विन्यास है, ये प्रक्रिया ध्वनि या लिपि स्तर तक सीमित होती है। जैसे अंग्रेजी में शब्द में एकेडमी, तकनीकी, इंटरिम, ट्रेजेडी का हिंदी में अकादमी, तकनीक, अंतरिम और त्रासदी के रूप में अभिव्यक्ति है। अभी दूसरा सोपान है, ये है पुनर्गठन सोपान। पुनर्गठन सोपान नायडा द्वारा प्रतिपादित अनुवाद का तीसरा चरण है। तीसरा चरण पुनर्गठन सोपान में सृजनात्मकता और अनुवाद की रचनात्मक कला का अर्थ समाहित नहीं होने के कारण के स्थान पर पुनर्रचना कहना अधिक उपयुक्त माना जा सकता है। तो इसके स्थान पर पुनर्रचना का अधिक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें अनुवादक को अंतरण के बाद संदेश को लक्ष्य भाषा की प्रकृति और नियमों के अनुसार पुनर्व्यवस्थित करना पड़ता है। अनुवादक को अंतरण के बाद, जैसे हमने अंतरण किया, अब जो संदेश मिला हमें, उसको लक्ष्य भाषा की प्रकृति और नियमों के अनुरूप पुनर्व्यवस्थित करना पड़ता है। नियम के अनुरूप उसको पुनर्व्यवस्थित करके प्रस्तुत करना पड़ता है। अनुदित पाठ को सहज, स्वाभाविक, बोधगम्य और संप्रेषणीय बनाने के लिए अनुवादक को मूल पाठ के संदेश को लक्ष्य भाषा के अभिव्यक्ति संस्कार से जोड़ना पड़ता है। अब अनुदित पाठ को सहज, जो अनुदित हो गया, जो पाठ का अनुवाद हो गया, तो उस पाठ को हम सहज, स्वाभाविक, बोधगम्य
और संप्रेषणीय बनाने के लिए अनुवादक के मूल पाठ के संदेश को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति संस्कार से जोड़ना पड़ेगा। पाठ के संदेश को लक्ष्य भाषा के अभिव्यक्ति संस्कार से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक हम उस प्रकृति तक लेके नहीं जाएंगे, उस भाषा की प्रकृति तक लेके नहीं जाएंगे, तब तक अनुवाद सफल नहीं होता। ध्यान देने की बात है कि प्रत्येक भाषा की अपनी अभिव्यक्ति प्रणाली और कथन रीति होती है। तो हर एक भाषा की अपनी एक अलग प्रणाली होती है, अपनी एक अभिव्यक्ति होती है, उसको यहाँ पे अपनाना पड़ा। लक्ष्य भाषा में अनुदित पाठ मूल रचना के संदेश को यथारूप रखने के प्रयास से जुड़ा होता है और साथ साथ लक्ष्य भाषा की उस अभिव्यक्ति संस्कार के साथ ही संबंध रहता है और अनुदित पाठ को सहज, स्वाभाविक, सुंदर, भाव पादक और बोधगम्य बनाता है। तो लक्ष्य भाषा में अनुदित पाठ मूल पाठ रचना के संदेश को यथारूप रखने का प्रयास से जुड़ा होता है, तो उसके साथ लक्ष्य भाषा के उस अभिव्यक्ति संस्कार के साथ ही संबंध रखना पड़ता है। तो जब तक हम उसको हम जो है लक्ष्य भाषा के अभिव्यक्ति संस्कारों से नहीं हो जाएगा, तब तक उसमें जो सहजता है, ये स्वाभाविक है, ये सुंदर है, वो बोधगम्यता नहीं आएगी अनुदित पाठ में। अनुदित पाठ में एक वो मूल पाठ का जैसे लगना चाहिए। पुनर्रचना भाषिक स्वरूपों के व्याकरणिक संबंध, उनके संदर्भपरक अर्थ, इन दोनों को लक्ष्यार्थ मूल्यों पर ध्यान देता है ताकि शोध भाषा में व्यक्त विचार को लक्ष्य भाषा में यथासंभव व्यक्त किया जा सके। अब उसके व्याकरणिक संबंधों पर भी और उसके संदर्भ पर अर्थों पर भी जो है लक्षणार्थ मूल्यों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। तो नायडा के इन विचारों के बाद इसी तरह अमेरिकी विद्वान पीटर न्यूमार्क ने अनुवाद प्रक्रिया के 4 सोपानों या 4 चरणों की संकल्पना प्रस्तुत की है। इन्होंने 4 बताए, उन्होंने 3 बताए, इन्होंने 4 बताए। मूल भाषा पाठ, बोधन व्याख्या, अभिव्यक्ति, पुनर्सृजन और लक्ष्य भाषा पाठ। तो अब देखें, नायडा और न्यूमार्क के अनुवाद प्रक्रिया को समझने के लिए कोशिश करें तो इनमें कोई मौलिक अंतर नहीं है। नायडा और न्यूमार्क में कोई मौलिक अंतर नहीं है। बोधन एक व्याख्या है जो नायडा का विश्लेषण सोपान है। अभिव्यक्ति पुनर्सृजन नायडा का पुनर्गठन है। नायडा ने भाषी सिद्धांत को विशेष महत्व दिया है। न्यूमार्क ने भाषी सिद्धांत की अपेक्षा पाठ की प्रकृति और उसके संदेश पर अधिक बल दिया है। तो इस प्रकार नायडा और का चिंतन हमने प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार R.H. बाथखेट ने अनुवाद की व्यवहारिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उसके 9 सोपान बताए। इन्होंने अभी 9 सोपान बताए, वो हैं मूल भाषा पाठ, समन्वयन, विश्लेषण, बोधन, पारिभाषिक अभिव्यक्ति, पुनर्रचना, पुनरीक्षण, पर्यालोचन, लक्ष्य भाषा पाठ। बाथखेट के अनुवाद प्रक्रिया के सोपान पूर्ण रूप से देखेंगे तो वास्तव में उनके सोपान नायडा के 3 सोपान की व्याख्या है। बाथखेट के अनुवाद प्रक्रिया के सोपान अनुदित पाठ के मूल पाठ का सहपाठ बनाने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार हमने 3 विद्वानों को देखा। अब आगे हम देखेंगे अच्छा अनुवाद एवं अच्छे अनुवादक, क्योंकि अब हमने देखा कि अनुवाद की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हमने समझा। अनुवाद कैसे करेंगे उसमें एक प्रक्रिया है,
और उसकी विधि रही, उसमें उस प्रक्रिया में, उस प्रणाली में हम जैसे समतुल्यता सिद्धांत पर देखा और व्यतिरेकी विश्लेषण पर हमने देखा, और इन विद्वानों के जो विचार हैं उस पर हमने देखा। अच्छा अनुवाद क्या होगा और अच्छे अनुवादक कैसे रहेंगे, ये इस पर हम बात करेंगे। तो अनुवाद में दो भाषाओं के संप्रेषण होता है। तो अनुवाद की संपूर्ण प्रक्रिया में अनुवादक 3 भूमिकाएं निभाता है। अनुवाद करते समय विश्लेषण के स्तर पर पाठक की भूमिका, अंतरण के स्तर पर दुभाषी की भूमिका, और पुनर्रचना के स्तर पर लेखक की भूमिका। अब ये 3 भूमिकाएं होती हैं अनुवादक की। जब अनुवाद वो करेगा, अनुवादक करेंगे तो पहले तो जब वो पाठ को पढ़ता है तो अनुवादक पाठ का अनुवाद करते समय विश्लेषण के स्तर पर पाठक की भूमिका, एक पाठक के रूप में रहता है। अंतरण के स्तर पर दुभाषी की भूमिका, दो भाषी कैसे अंतरण करते हैं विषय को, संदेश को। तीसरा, पुनर्रचना के समय में एक लेखक की भूमिका, जब ये उस संदेश को जब वो समझ जाते हैं, तो उस संदेश को जब वो समझ जाते हैं तो वो जब उसको लेखक की भूमिका निभाते हैं। अच्छे अनुवादक पर जब हम चर्चा करें तो अच्छे अनुवादक में स्रोत भाषा में उपस्थित कथित अभिव्यक्ति को संभवतः लक्ष्य भाषा में संपूर्ण रूप में अभिव्यक्त करना चाहिए। अनुवादक को अनुवाद करते समय यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि अनुदित पाठ में मूल रचना की शैली सुरक्षित हो। अब यहाँ पे शैली सुरक्षित रहनी चाहिए। अनुवाद की भाषा स्रोत भाषा की प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए। स्रोत भाषा में अगर कोई मुहावरों का प्रयोग किया गया तो मुहावरों की प्रकृति के अनुकूल मुहावरों का प्रयोग लक्ष्य भाषा में भी होनी चाहिए। अनुवाद की भाषा सभी पाठकों को समझने आने योग्य होनी चाहिए। भाषा के सौंदर्य का निर्वाह करते समय अनुवाद सामग्री के विचार और भावों को सुरक्षित रखना चाहिए। भावों का सुरक्षित रखना जरूरी है जब अनुवाद करेंगे मूल पाठ के। अनुवाद प्रयोग की कई शैलियां, अभिव्यक्तियां लक्ष्य भाषा में सहज होनी चाहिए। अनुवाद पढ़ने पर लक्ष्य भाषा भाषी पाठक को लगना है कि वो अनुवाद नहीं कोई मूल कृति पढ़ रहे हैं। अनुवादक की उचित मनोदशा रहनी चाहिए जब वो अनुवाद करना चाहता है, अच्छी मनोदशा में करना चाहिए। मजबूरी या अनिच्छित में किया गया अनुवाद सहज और प्राकृतिक कमी होती है उसमें। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो फिर उसका अनुवाद सही नहीं होगा। अनुवाद करने के बाद अनुदित कृति का अनुशीलन या मिलना तत्काल ना करने के कुछ अंतरण के बाद करना चाहिए, जिससे पता चले कि कितना सफल अनुवाद हुआ है। जैसे आपने अनुवाद कर दिया, उसका जब अनुशीलन करेंगे या उसका जब मिलान करेंगे तो तत्काल नहीं, कुछ अंतरण के बाद करेंगे ताकि आप जो है उसको अच्छी तरह से सफलता से कर सकें। अनुवाद करते समय शब्दकोश का प्रयोग करना चाहिए, सरल और सहज होना चाहिए, लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुरूप शैली का प्रयोग। फिर शब्दकोश जो है वो सही सटीक शब्द का अर्थ बताता है। अब इस पर भी हम बात करेंगे। हम आगे जब भाषा पर बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि अर्थ को लेकर कि किस तरह से हम अर्थ को स्वीकारते हैं, शब्द के अर्थ को। अनुवाद की प्रक्रिया में अनुवादक किसी लेखक द्वारा रचित मूल पाठ को स्रोत भाषा के विश्लेषण करता है तो उसमें अंतर्निहित कथ्य को समझने की कोशिश करता है। तो अब उसके अंतर जो कथ्य है जो लेखक के मन में, उसको समझने की कोशिश करें। तब क्या होता है कि तब पश्चात अनुवादक उस पाठ का लक्ष्य भाषा में अर्थांतरण करता है, मूल पाठ की प्रस्तुत के एक
कथ्य किए गए कथ्य का अंतरण अनुदित पाठ के लक्ष्य भाषा के पाठ में प्रस्तुत करता, जिसमें मूल पाठ का संदेश लक्ष्य भाषा के पाठों को बोधगम्य करता है, संप्रेषणीय हो सकते हैं। पुनर्रचना में अनुवाद की भूमिका जो है वो महत्व है, वो लेखक के रूप में काम करता है। अनुवाद एक पाठ के रूप में अर्थ ग्रहण करता है, दुभाषी के रूप में अर्थांतरण और लेखक के रूप में अर्थ संप्रेषण करता है, और कथ्य वस्तु के बिना कोई परिवर्तन किए बनाए रखने का प्रयास करता है। अच्छे अनुवाद के लिए 3 बातें आवश्यक है। पहली आवश्यक बात, शोध भाषा का ज्ञान। शोध भाषा का ज्ञान भी कई प्रकार का हो सकता है, मतलब उसे मूल सामग्री के अनुसार के स्तर का वैसा ज्ञान होना चाहिए जैसे उसे पढ़कर अच्छी तरह से समझे या रसवाद करने वाले मूल भाषा भाषी का होता है। जैसे मूल भाषा भाषी का होता है वैसे होना चाहिए। अगर अनुवादक का ज्ञान उस स्तर से जितना ही कम होता, उसके अनुवाद में उतनी ही त्रुटियां होने की संभावना है। अनुवाद के लिए दूसरी आवश्यक बात यह है कि लक्ष्य भाषा के विषय के अनुरूप समुचित ज्ञान होना चाहिए, अर्थात उतना ही ज्ञान जितना लक्ष्य भाषा भाषी को उस विषय में ठीक अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षित होता है। अगर ज्ञान जितना भी कम हो, अनुवाद उतनी ही त्रुटिपूर्ण होने की संभावना होती है। अनुवाद की तीसरी आवश्यकता है कि विषय का ज्ञान। विषय को के ठीक से ज्ञान के बिना अनुवाद कार्य नहीं कर सकता। अनुवादक अर्थ का अनर्थ करने की संभावना होती है। अर्थात विषय के ज्ञान में अनुवादक को कम से कम उस स्तर का ज्ञान होना चाहिए जिस स्तर से वो अनुवाद कर सके, अनुवाद जो सामग्री है उसको उपस्थित कर सके। अंत में अनुदित कृति को अनुवाद की अपनी क्षमता और अनुदित कृति की गहनता और स्तर को देखते हुए भाषाविद अथवा दोनों के पास पुनरीक्षण के लिए भेजा जाता है, जिससे अनुवाद की कमी को दूर सकते हैं। जैसे हमने अनुवाद कर दिया तो उसको एक ऐसे विद्वान के पास भेजना है जो भाषाविद हो, विषयविद हो, उसके पास पुनरीक्षण के लिए भेजा जाता है ताकि उस अनुवाद की कमियों को वो देख सके, समझ सके, उन कमियों को दूर कर सके। अच्छे अनुवादक किसी भी विधा में उपस्थित सामग्री का अनुवाद करने वाले को अनुवादक कहा जाता है। वो किसी भी विधा में हो वो उसका अनुवाद कर सकता है। अच्छा अनुवादक के लिए दोनों भाषाएं, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा का गहरा ज्ञान तथा विषय की जानकारी अनिवार्य है। अनुवादक स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा की संरचना के प्रयोग के विशेष परिवेश एवं मुहावरे के साथ परिचित होना आवश्यक है। वो परिवेश भी जानना चाहिए, मुहावरे भी जानना चाहिए। अच्छे अनुवादक को अनुवाद के लिए दी गई सामग्री के विषय की समझ, चिंतन, तर्क शक्ति आदि का होना आवश्यक है। शोध भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों भाषाओं की संरचना, बनावट, पदबंध, प्रयोग, वाक्य गठन आदि की पूरी समझ होनी चाहिए। अनुवादक को अनुवाद करते समय ना तो कुछ घटाने या अधिक करने की अनुमति है, ना जोड़ने का अधिकार है। अच्छे अनुवादक में एक अंतर्दीप्ति होना आवश्यक है, जिससे मूल कृति के अंतर्तत्व उसके सम्मुख आलोकित हो उठे। इस व्याख्यान में संदर्भ ग्रंथ, पुस्तकें और अन्य प्रकाशन सम्मिलित हैं, जिसको हम संदर्भ के रूप में लिया गया है। पुस्तक अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि, भोलानाथ तिवारी। अनुवाद विज्ञान की भूमिका, कृष्ण कुमार गोस्वामी। वेबसाइट पर उपस्थित कई प्रकाशक, अन्य प्रकाशन, उससे भी सामग्रियों को लिया गया है संदर्भ रूप में और उसको जोड़ा गया है। बैथगेट्स के स्टडीज ऑफ ट्रांसलेशन, न्यूमार्क के अप्रोच टू ट्रांसलेशन, नोएडा के टुवर्ड्स ये साइंस ऑफ ट्रांसलेशन,
इन सब किताबों से सामग्री ली गई है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से मैं अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर सकूं, आपको समझा सकूं। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार।